हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न एंड फन पर। और इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, राइट। इस चैप्टर में बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए बात करेंगे। जो भी बातें करेंगे, सबसे पहली स्टेटमेंट, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा, ये सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। जो रोटेशनल मोशन है, यहाँ बेसिकली हम रिजिड बॉडी का रोटेशन और रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कंबाइंड, इसकी चर्चा करेंगे। अभी तक हम सभी लोगों ने जितने भी सवाल किए होंगे, मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो प्रोजेक्टाइल का हो, चाहे वो मोशन अंडर ग्रेविटी का हो, चाहे वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हो, चाहे वो वर्क पावर एनर्जी का हो। हर सवाल में ना हमने एक ब्लॉक की स्टडी की थी। कहीं ना कहीं हम ब्लॉक की या एक पॉइंट पार्टिकल की, हमेशा यही बोल रहे थे एक पार्टिकल है, ऐसे फेंक दिया, उस पर ऐसे फोर्स लग गए, राइट। अब एक पर्टिकुलर बॉडी में एक ऐसे पॉइंट की स्टडी करने जा रहे हैं जो पॉइंट उस बॉडी की मोशन और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। उस पॉइंट का नाम होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आप सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे। क्रिकेट में आपने एक छोटी सी चीज अज्यूम की होगी कि कोई भी पर्टिकुलर बॉलर जब बॉल को स्पिन करवाता है ना, आपने देखा होगा काफी अच्छे अच्छे स्पिनर इवन हमारी कंट्री में रहे हैं। जब भी कोई बॉलर बॉल फेंकता है टर्न कराने के लिए, तो वो थोड़ा फ्लिक देता है उस बॉल को एयर में। तो बॉल के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल ना डिफरेंट डिफरेंट मोशन कर रहे होते हैं, देखा होगा आपने। अगर बॉल पे कोई भी एक पार्टिकल मान लो छोटा सा, ऐसा छोटा जो पॉइंट के बराबर है, तो पार्टिकल आपको कुछ कुछ ऐसे 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 इस तरह की मोशन करते हुए दिखाई देगा कि वो घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है ना। लेकिन अगर आप बॉल के सेंटर को ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, तो सेंटर जो है वो इस तरह की, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो एक सिंपल इस तरह की, जैसे बॉल जा रही है ना, बॉल को एज अ मास मानू, तो सेंटर जो है वो एक डेफिनेट मोशन कर रहा है। बस क्या कर रहा है बेटा, एक डेफिनेट मोशन कर रहा है। ये सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे हम डेफिनेटली बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस जो होंगे, और वो फोर्सेस बॉडी के मोशन को जैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को ये अकेला पॉइंट सम अप कर देगा। सारी चीजों का निष्कर्ष कि भाई फोर्स जब लग रहे हैं तो बॉडी की मोशन कैसी हो रही है, ये छोटा सा पॉइंट इस चीज को डिसाइड कर देगा। और इस पॉइंट को कहेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आप सभी लोगों के सामने, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस को समझना। तो धीरे धीरे हम इस पॉइंट के इंपॉर्टेंस को समझेंगे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो ये पॉइंट आपके लोगों के लिए डिसाइड करेगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आसान बना देंगे अपन, अगर हमको इस पॉइंट की स्टडी अच्छे से समझ में आती है तो, ठीक। तो ऐसा लिखा हुआ है, एवरी फिजिकल सिस्टम हैज एसोसिएटेड विद इट अ सर्टेन पॉइंट हुज मोशन कैरेक्टराइजेस द मोशन ऑफ द होल सिस्टम। सुनना ध्यान से। When the system moves under some external forces, then this point moves as if the entire mass of the system is concentrated as this point, and also the external force is applied at this point for translational motion, and this point is called the center of the mass of the system. मतलब ये है कि जब आप मान लीजिए, हमने अभी तक जो भी स्टडी की है उस स्टडी के बेस पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि आपने एक बेटा एक ब्लॉक माना है, ठीक है। क्या माना है? एक ब्लॉक माना है। इस ब्लॉक पे आपने ना कुछ फोर्स लगा के इस ब्लॉक को खींच दिया। अब इस ब्लॉक में इनफाइनाइट पार्टिकल है, छोटे छोटे। क्या है बेटा? इस ब्लॉक में इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, छोटे 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 इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, ठीक है। तो नहीं, सारे के सारे पार्टिकल्स को ये खींचेगा भाई फोर्स, है ना। सारे के सारे पार्टिकल आगे जा रहे हैं, लेकिन जो इसका सेंटर है ना, ये सेंटर, ठीक है, ये सेंटर ऐसे बिहेव करता है कि ये बॉडी का जो भी मास है ना, ये पॉइंट पे ही दे दिया गया पूरी बॉडी को। मतलब वैसे तो बॉडी के हर एक पॉइंट का अपना मास है ना, और जो हर एक पॉइंट का मास है वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। लेकिन लेकिन बेटा ये बॉडी ऐसे बिहेव कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है कि जो सेंटर है ना इस बॉडी का, सुन लो, इस बॉडी का, वो सेंटर पे ही सारा फोर्स लग रहा है, और सेंटर पे ही पूरी बॉडी का मास आप कंसीडर कर सकते हो। सारा मास सेंटर पे है नहीं, देखो मास तो यहां भी है, क्योंकि जहां मटेरियल है वहां मास है। मटेरियल तो ब्लॉक में चारों तरफ बना हुआ है, हर दिशा में मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे भी मटेरियल है ना। लेकिन हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये बॉडी की मोशन ऐसी होती है कि सारा का सारा मास बॉडी का जितना भी मास है, जैसे 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो 2 किलोग्राम एक छोटे से पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड माना जा सकता है। होगा नहीं, सिर्फ माना जा सकता है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये बॉडी बिहेव कर रही है। एग्जैक्ट मोशन है ये, बॉडी की जो मोशन होगी और इस पॉइंट की जो मोशन होगी ना, कि भाई आप क्या करो, इस बॉडी का पूरा मास ले लो और एक पॉइंट को दे दो,
तो जिस तरह से ये पॉइंट मूव करेगा, ये बॉडी भी उसी तरह से मूव कर रही है। जिस तरह से ये पॉइंट इन्फ्लुएंस होगा इस एक्सटर्नल फोर्स से, उसी तरह से ये बॉडी हो रही है। तो बॉडी के मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बेटा क्या करते हैं, एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, जिस पॉइंट पे हम सारा का सारा मास बॉडी का कंसेंट्रेटेड मान सकते हैं। अगेन सेइंग, होता नहीं है, सिर्फ मान सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, उन एक्सटर्नल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में ये पॉइंट ऐसे बिहेव करता है जैसे ये बॉडी कर रही है, इसलिए काफी सिमिलैरिटी हो जाती है एक पॉइंट में और एक बॉडी में। अब पॉइंट की मोशन हम ऑलरेडी पढ़ते आए, तो क्यों ना अब भी पॉइंट की मोशन पढ़ ले, क्यों ना अब भी पॉइंट की मोशन पढ़ ले। क्यों सर बॉडी की मोशन पढ़ा रहा हो? अरे मैं नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, सिलेबस में दी हुई है। बट बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस किया जा सकता है, सारा का सारा मास जो है बॉडी का वो एक पॉइंट पे माना जा सकता है। सारे के सारे फोर्सेस जो बॉडी पे लग रहे हैं, जो बॉडी का बिहेवियर होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज एक्सटर्नल फोर्सेस, वही बिहेवियर बेटा इस पॉइंट का होगा। तो हमें स्टडी तो फिर से एक पॉइंट की ही करनी है, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहेंगे। अब ये सेंटर ऑफ मास, पहली स्टेटमेंट बता रहा हूं बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा बॉडी की ज्योमेट्री पे, उसके साइज पे, उसकी शेप पे, है ना। कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास और बाहर भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी बॉडी उसके सेंटर पे ही होगा, नाम सेंटर ऑफ मास है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी के ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होगा। ये बॉडी पे हो सकता है, किसी भी कोने पे हो सकता है, बॉडी के अंदर हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अब यही चीजें हमें इस लेक्चर में सीखनी है कि सेंटर ऑफ मास कहां कहां किसी बॉडी के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मोशन पढ़ देंगे, सेंटर ऑफ मास खाता में, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं बेटा किसी एन डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का। एन डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर मुझे बहुत सारे पार्टिकल्स दे रखे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो उन बहुत सारे पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि मान लीजिए आपने कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, क्लियर है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। स्पेस में, मतलब स्पेस का मतलब समझते हो ना, अपना जो जो भी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज स्पेस, ठीक है। स्पेस में कहीं बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है। मान लो ये पहला पार्टिकल है, मास m1 है, दूसरा पार्टिकल है मास m2 है, इस तरह से इनफाइनाइट पार्टिकल्स रखे हुए हैं, मतलब n पार्टिकल रखे हुए हैं, मास mn है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास जो है बेटा मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पूरे सिस्टम का, ये जो सिस्टम दिख रहा है ना आपको, सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे मास हैं स्पेस में, एक मास यहां, 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 तो n नंबर ऑफ मास पड़े हुए हैं सिस्टम में। इन पूरे मासेस का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सुनना ध्यान से, इन पूरे मासेस का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, फाइंड क्यों कर रहा हूं बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लेते हैं एक्चुअल में होगा कहां पे, ठीक। तो मैंने कहा कि n नंबर ऑफ मास है स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इनकी पोजीशन है बेटा, पहले वाले का पोजीशन वेक्टर है r1, मतलब पहले वाला जो है उसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। r1 वेक्टर का मतलब समझते हो कि पहले वाले की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर है ये। जैसे अगर मैं कहता हूं पहला मास 1,3,9 पे रखा हुआ है, तो r वेक्टर जो होगा ना वो हो जाएगा बेटा 1 i कैप, तो सिंपली i कैप लिखूंगा, प्लस 3 j कैप, प्लस 9 k कैप। भाई x डायरेक्शन में पोजीशन 1 है, y डायरेक्शन में 3 है, z डायरेक्शन में 9 है। ऐसे किसी भी पार्टिकल की अगर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो पोजीशन उसकी वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो भाई पहले वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमको पता है r1 है, लेट, ये हम लेट कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, है ना, इसी को मैथमेटिकली यूज करेंगे। दूसरे वाले पोजीशन वेक्टर, दूसरे पार्टिकल का जो है वो r2 वेक्टर है, ठीक है। ऐसे सबका अपना अपना पोजीशन वेक्टर है। लास्ट वाले का जो nth पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर है rn वेक्टर, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स, सबकी एक पोजीशन होगी, कोई 1,1, 1,2,3 पे, कोई 1,1,1 पे, कोई 1,0,9 पे, तो सबके अपने अपने पोजीशन वेक्टर होंगे, हो गए ना। हाँ बढ़िया बात है सर। तो इस पूरे सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सेंटर ऑफ मास कहां होगा, क्योंकि देखो ये दूरियां मैंने ओरिजिन से ली है, पहले पार्टिकल की दूरी जो है ना वो ओरिजिन से लिए, दूसरे की भी दूरी ओरिजिन से लिए, तीसरे की भी दूरी ओरिजिन से लिए। मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास फाइंड करना चाहता हूं इस पूरे सिस्टम का, तो RCOM वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा, क्योंकि पोजीशन एक वेक्टर होता है, सबको पता है ये बात, ठीक है। चलो जी, RCOM मतलब कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये RCOM का मतलब है कि ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास इसका कितनी दूर होगा, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। वो निकालेंगे हम, पहला मास लिखेंगे
और पहले मास का पोजीशन वेक्टर प्लस में दूसरा मास लिखेंगे, दूसरे मास का पोजीशन वेक्टर अप टू nth मास लिखेंगे और nth मास का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और इसे डिवाइड कर देंगे पूरे सिस्टम के मास से, यानी कि पहला मास प्लस दूसरा मास, है ना, अप टू सारा मास, मतलब जो भी सिस्टम का टोटल मास होगा, ठीक है। ये बेटा सिंपली अपन को पता चल गया, क्या पता चल गया, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर आप इसको यहां पे मैथमेटिकल वैल्यूज रखोगे, अगर आप यहां पे मैथमेटिकल वैल्यूज रखोगे तो ये RCOM है ना, कुछ ऐसा आएगा अपने पास में, कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा बेटा, ऐसा आ जाएगा कुछ XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ऐसा आएगा, है ना। तो बेटा सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो जाएंगे XYZ, मतलब XYZ की जगह कुछ भी हो सकता है। लेट से आपको ये बोल दिया गया कि पोजीशन ऑफ सेंटर, ये सारा सॉल्व करने के बाद भाई एक पार्टिकल है, उसका मास दे रखा है 1 किलोग्राम, एक का 2 किलोग्राम, एक का 3 किलोग्राम, यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर दे रखा है सबका, टोटल मास सबका ऐड करूंगा, तो ये निकल के एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। जब ये निकल के एक वेक्टर आ रहा है, सुन लो ध्यान से जब ये निकल के एक वेक्टर आ रहा है तो बेटा कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि ना ये जो नंबर आएंगे ना आपके पास में कुछ ऐसे आएंगे, देख लो ध्यान से। ये ऐसा आएगा 3I कैप प्लस 9J कैप प्लस 16K कैप। इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 3,9,16 पे होगा। आगे बात समझ में, क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, सिंपल एज दैट, बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है, बस अपन को उस तरह से समझना है इस पूरी कहानी को कि हमें जीवन भर याद रहे, है ना। और हमें सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है इस चीज को, हमें बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना, 12वीं में भी काफी काम आएगा। और रोटेशनल मोशन तो पूरा का पूरा आप मान के चलो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई सेंटर ऑफ मास पता चल गया हमें डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का, ठीक है। अब सोचना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तो हमने चलो बता दिया आपको कि कोई डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम उसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ठीक। अगर हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, हमें भैया सेंटर ऑफ मास जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। भाई ये RCOM है, ये तो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की बॉडी का या इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, ठीक है। लेकिन मेरे से पूछा जाए सिर्फ एक्स, अब ये करूंगा या तो मैं, समझ रहे हो, तो इसमें जो I कैप के साथ आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो J कैप के साथ आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, और जो K कैप के साथ आएगा वो Z कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन इनको सेपरेटली भी निकाला जा सकता है हर एक पर्टिकुलर एक्सिस में। अगर मैं एक्स डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास बोलूं तो आ जाएगा M1 x1 M2 x2 अप टू Mn xn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू Mn। ये बेटा एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। इसी तरह से वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का M1 y1 प्लस M2 y2 अप टू Mn yn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 एंड अप टू Mn। और बेटा इसी तरह से आप सभी लोगों को पता है Z कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का M1 z1 प्लस M2 z2 प्लस अप टू Mn zn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 अप टू Mn, ठीक है। मतलब आपको देखो R वेक्टर पता है, मतलब x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको बोला जाए सिर्फ y कोऑर्डिनेट बता दो मेरे को सेंटर ऑफ मास का इस सिस्टम का कहां पे होगा, तो आप क्या करोगे भाई, हर एक पार्टिकल के आपको x y z तीनों कोऑर्डिनेट पता है, तो आपको कुछ सिर्फ y पूछा गया है ना, तो आप क्या करोगे, M1 और इसका y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, M2 और इसका y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसी तरह से सारे मास और उनका y कोऑर्डिनेट रखना है और टोटल मास से उसे डिवाइड कर देना है। इस तरह से अपने पास में अलग अलग डिफरेंट तरीके के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। या तो आप डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट पोजीशन पूछी जाए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट पूछा जाए, एक्स कोऑर्डिनेट बता दो, वाई जेड बता दो, तो ये सब करने की जरूरत थोड़ी ना है वेक्टर फॉर्म में। डायरेक्ट सबके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, मास पता है आपको, मल्टीप्लाई करते चलो आ जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बेटा किसी भी n डिस्क्रीट पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो फाइंड क्यों क्या है, बड़ी आसान सी बात है। ऐसे बेटा एक पूरा सिस्टम मान लिया मैंने, इसमें n नंबर ऑफ मास रखे हुए हैं, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, ठीक है। अब ये सारे मास कैसे मूव कर रहे हैं मुझे नहीं पता,
क्योंकि आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा इनका और बाहर से एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहा हूं मैं, तो नेट फोर्स देखो इतने सारे पार्टिकल पे ऐड कर पाना तो बहुत मुश्किल होगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे सेंटर ऑफ मास तो पता ही है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहां पे इस पूरे सिस्टम का, मैं इस पूरे सिस्टम को खत्म करके एक पॉइंट मान लूंगा सेंटर ऑफ मास जहां पे भी है और सारा फोर्स उस पर लगा दूंगा। अब पॉइंट की स्टडी तो कर सकते हो ना, बस इसलिए फाइंड कर रहे हैं, इतना सा पर्पज है कि बहुत सारे मासेस की स्टडी से बेटर है एक मास की स्टडी कर लो और वो मास होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, खत्म बात। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा अपने पास में सेंटर ऑफ मास की। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ में। ये एन डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है। अच्छा, अब अगर एक बॉडी एक्स वाई प्लेन में रखी है, किस में रखी है, एक बॉडी एक्स वाई प्लेन में रखी है, तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूं वाई कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो ये तो निकल जाएंगे, क्योंकि बॉडी एक्स वाई प्लेन में, तो बॉडी के पास कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कोई ना कोई वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। सुनना बात को, अगर एक्स वाई प्लेन में रखी है तो बॉडी का कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कोई ना कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा, बट जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा हमेशा अगर एक्स वाई प्लेन में है बॉडी तो Z1 Z2 Z3 सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जब ऊपर जीरो आ रहा है तो Z सेंटर ऑफ मास भी जीरो आएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में बॉडी रखी है, अगर बॉडी एक प्लेनर बॉडी है तो। अगर बॉडी एक टू डायमेंशनल बॉडी है, 2D बॉडी है, एक प्लेन में रखी हुई है, तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में बॉडी रखी हो। एक्सप्लेन मैंने अभी कर दिया है। ठीक है, चलो भाई टू पार्टिकल का निकाल लेते हैं उससे पहले एक और छोटी सी बात है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इफ बॉडी इज टू डायमेंशनल देन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज इन द प्लेन इन विच बॉडी इज केप्ट। बॉडी है या सिस्टम है, बॉडी या सिस्टम है। ठीक है, बॉडी की जगह आप सिस्टम भी यूज कर सकते हो। क्या भी यूज कर सकते हो, सिस्टम, क्योंकि बेटा बॉडी भी एन पार्टिकल से मिलके बनती है तो आप सिस्टम भी यूज कर सकते हो बॉडी की जगह पे। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये कि जिस सिस्टम को या फिर जो भी नंबर ऑफ मासेस है या जो भी बॉडी है उसको आप जिस भी प्लेन में रखोगे सेंटर ऑफ मास भी उसी प्लेन में होगा। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है ना, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। मेरे पास में मान लो पहला, दूसरा और तीसरा तीन मास है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ऑब्वियस सी बात है z कोऑर्डिनेट जीरो होगा। xy प्लेन में अगर कोई बॉडी रखी हो तो उसका z कोऑर्डिनेट जीरो है ना, या फिर कोई पार्टिकल्स का सिस्टम है वो xy प्लेन में है ना, तो इनका सबका z कोऑर्डिनेट जीरो है क्योंकि xy प्लेन में ही है। ठीक, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। ठीक है, अगर टू डायमेंशनल सिस्टम है कोई तो भाई उसका सेंटर ऑफ मास भी, अब इसका सेंटर ऑफ मास भी xy प्लेन में कहीं आएगा। कहां आएगा, xy प्लेन में। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालता हूं सेंटर ऑफ मास का तो आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, तीन ही मास है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालता हूं सेंटर ऑफ मास का, सबको पता है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, लेकिन अगर मैं z कोऑर्डिनेट निकालता हूं सेंटर ऑफ मास का तो लिखूंगा m1 इंटू जीरो, क्योंकि z कोऑर्डिनेट पहले मास का जीरो है, प्लस m2 इंटू जीरो प्लस m3 इंटू जीरो डिवाइडेड बाय, तुम कुछ भी कर दो भैया, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आएगा जीरो। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो आएंगे लेकिन z कोऑर्डिनेट जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में रखी हुई है, जैसे मान लो YZ प्लेन में रखी हुई है, तो सेंटर ऑफ मास भी YZ प्लेन में ही आएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, अगर XZ प्लेन में रखी हुई है तो सेंटर ऑफ मास भी XZ प्लेन में ही आएगा। ठीक है, जिस प्लेन में सिस्टम होता है बॉडी होती है। अगर टू डायमेंशनल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं तो भाई साहब जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है
या बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में बॉडी या सिस्टम रखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, छोटी छोटी बातें। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। देखो बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं यार। बच्चों को डर लगता है कि सेंटर ऑफ मास हो कितनी बड़ी चीज होगी, नाम से थोड़ा घबरा जाते हैं, बट है नहीं। आपको दो पार्टिकल का सिस्टम है, ठीक है, दो ही पार्टिकल है उस सिस्टम में, उन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने लेट किया दो पार्टिकल हैं, ये पहला पार्टिकल है, इसका मास मैं मान लेता हूं m1, ठीक है, और ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, इसका मैं मास मान लेता हूं m2, ठीक है ना, ठीक है। अब एक सबसे अच्छी चीज फिजिक्स में ये होती है कि ओरिजिन आप अपनी मर्जी से कहीं भी चूज कर सकते हो। ओरिजिन आप अपनी मर्जी से कहीं भी चूज कर सकते हो, आप यहां चूज कर सकते हो, आप यहां चूज कर सकते हो, आप यहां चूज कर सकते हो, अगर आपको बोला ना जाए कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालना है, बोला नहीं, नहीं बोला ना। अब जब इतनी छूट फिजिक्स दे रही है आप लोगों को कि कहीं भी मान ओरिजिन, तो मान लो किसी भी पार्टिकल को ओरिजिन, दिक्कत है, कहीं भी मानो तुम, तुम्हारी मर्जी है, आंसर पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अच्छा, ये बात है, बिल्कुल यही बात है भाई। आप चाहे तो ओरिजिन कहीं 0,0,0 को मान लो, आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास जहां होगा वहीं आएगा, चाहे कहीं पे भी ओरिजिन मानो तुम, कहीं पे भी ओरिजिन मानो, सेंटर ऑफ मास जहां है किसी भी सिस्टम का वो वहीं रहेगा। ओरिजिन के चेंज होने से सेंटर ऑफ मास फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना। चलो एनीवेज, मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं। लेट m1 बी द ओरिजिन, m1 को मैं ओरिजिन मान लेता हूं, ठीक है। दोनों मासेस के बीच की जो दूरी है ना बेटा, उसको हम मान लेते हैं स्मॉल r। क्या मान लेते हैं? स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ना। अगर मैं m1 को ओरिजिन मान रहा हूं तो मेरे को कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना लेना चाहिए यार, है ना। ये y एक्सिस है, सॉरी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। m1 को ओरिजिन माना हुआ है मैंने, तो भैया मैं लिखूंगा x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। क्या आएगा भाई सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट? ये x एक्सिस में रखे हुए दोनों मास, अगर सेंटर ऑफ मास सॉरी दोनों मास x एक्सिस में है तो सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस में ही आएगा। अगर बॉडी 2 डायमेंशनल है तो उस प्लेन में सेंटर ऑफ मास आएगा जिस प्लेन में बॉडी रखी हुई है। अगर पॉइंट मासेस हैं या बॉडी 1 डायमेंशनल है तो अगर सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन के अलोंग रखे हुए हैं तो सेंटर ऑफ मास भी उसी लाइन के अलोंग आएगा। अब देख लो x कोऑर्डिनेट लिखता हूं, पहला मास लिखा m1 और m1 की ओरिजिन से दूरी। अब m1 को ओरिजिन मान लिया मैंने, अरे m1 को ओरिजिन मान लिया मैंने, m1 की ओरिजिन से, यही ओरिजिन है, इसी को ओरिजिन बोल दिया मैंने, तो इसकी दूरी खुद से कितनी होगी? 0 प्लस दूसरा मास दूसरे मास की दूरी कितनी है? r है, ओरिजिन से देख लो ना, r दूरी है, डिवाइडेड बाय x डायरेक्शन में पहला मास प्लस दूसरा मास, तो x कोऑर्डिनेट आ गया बेटा अपने पास में m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, ठीक है। ये अपना सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया। और सेंटर ऑफ मास जो है ना बेटा इन मासेस का, वो कहीं यहां लाई करेगा, मतलब जो मास बड़ा होगा उसकी तरफ लाई करेगा, यही प्रूव करने वाला हूं। मतलब मान लो आप कहीं यहां लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यह है पॉइंट C विच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस के अलोंग ही होगा। दो मासेस है ना, ठीक है, जिस लाइन के अलोंग रखे हुए हैं उसी लाइन के अलोंग होगा बेटा ये सेंटर ऑफ मास भी, ये भी याद रखना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, नोट कर लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू मासेस, इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू मासेस, ठीक। अच्छा, ये आ गया अपना सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। कहां से आई है? ओरिजिन से। कहां से आई है बेटा? ये ओरिजिन से। मैं इस डिस्टेंस को ना r1 बोल देता हूं। किसको बेटा? ओरिजिन से और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस को r1। क्या ये r1 मास m1 से भी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है? बिल्कुल है। चलो बेटा मैं इस डिस्टेंस को r2 बोल देता हूं कि m2 से और जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है वो r2 है।
R1 क्या है, M1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, R2 क्या है, M2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। अच्छा मैं R2 निकालना चाहता हूं, ये XC जो आया है ना, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू M1 को ओरिजिन पे माना है मैंने, ठीक है। इसको मैं बेटा R1 भी बोल सकता हूं क्या? अरे M1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या है, R1, क्या वही एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है विद रिस्पेक्ट टू x1? जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं। अब मैं निकालना चाहता हूं R2, R2 हो जाएगा R माइनस R1, होएगा कि नहीं होएगा भाई, ये पूरी दूरी R है, इसमें से R1 घटा दो तो R2 बच जाएगा। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे मुन्ना R1 M2 R अपॉन R1 सॉरी M1 प्लस M2 सॉरी M1 प्लस M2। इसको सॉल्व करो, R2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R। क्या आ गई बेटा अपने पास में, ये R2 आ गई अपने पास में M2 मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी। देखो किसी भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना तो बहुत आसान है, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस x2। अगर x एक्सिस में रखे हुए y में होते तो M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2, और z में होते तो M1 z1 प्लस M2 z2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, जिस एक्सिस में होंगे उसी एक्सिस में सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, जिस लाइन के अलोंग होंगे उसी लाइन के अलोंग सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये निकालना है, ओरिजिन मेरे को डिफाइन ही नहीं है कहीं पे भी, और मेरे को ओरिजिन की चर्चा ही नहीं करनी, मेरे को ये निकालना है कि दोनों मासेस से कितनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास। तो मैंने माना कि R1 जो है ना वो M1 मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी है। क्या है R1? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1, M1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी है। और R2 क्या है? M2 से सेंटर ऑफ मास की दूरी है। M2 मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M2। R2 क्या है बेटा? M2 से सेंटर ऑफ मास की दूरी है। तो इन दूरियों को हम लिख सकते हैं, R1 ये रहा और R2 ये रहा। ठीक है, ठीक है ना। अब इससे एक रिजल्ट निकालने वाला हूं मैं R1 और R2 से। ठीक है, निकाल दूं रिजल्ट। बेटा R की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं R1 से, और R की वैल्यू R2 से भी निकाल सकता हूं ना। तो मैं R की वैल्यू निकालना चाहता हूं, उधर ही निकालनी पड़ेगी यार। R की वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं, इस R की, यहां से और यहां से, और बराबर करना चाहता हूं, इक्वेट करना चाहता हूं R की वैल्यू। R की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो R1 M1 प्लस M2 अपॉन M2 आएगा। अरे बेटा R की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहां से तो आएगा R1 M1 प्लस M2, ठीक है, अपॉन M2। ठीक है, R की वैल्यू आ गई, इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे। एक R की वैल्यू यहां से आ जाएगी, और R तो बेटा कांस्टेंट है दोनों मासेस के बीच की दूरी, तो बराबर कर दूंगा पहले और दूसरे रिलेशन को। तो मैंने यहां से निकाला तो आ गया अपने पास में R की वैल्यू R2 M1 प्लस M2 अपॉन M1। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, एक रिजल्ट आ रहा है, और उस रिजल्ट को मैं यही लिख रहा हूं, M1 R1 बराबर M2 R2। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब क्या है इस लाइन का जो मैंने लिखी जस्ट अभी, M1 R1 बराबर M2 R2। M1 है पहले पार्टिकल का मास, R1 है सेंटर ऑफ मास से उस मास की दूरी, ये R1 है। M2 है दूसरे पार्टिकल का मास, R2 है सेंटर ऑफ मास से इस मास की दूरी, और ये बराबर है। मतलब M जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, M जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। M जितना छोटा होगा R उतना बड़ा होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास छोटे मास से दूर होगा और बड़े मास के पास होगा। अरे R1 R2 क्या है? सेंटर ऑफ मास से मासेस की दूरी। मासेस जितने ज्यादा बड़े होंगे सेंटर ऑफ मास उतना ही उनके पास होगा। अगर मैं कहता हूं M1 बड़ा है, सुन लो ध्यान से, अगर मैं कहता हूं M1 बड़ा है और M2 छोटा है, ठीक है, क्लियर है? अगर M1 बड़ा हो गया M2 छोटा हो गया तो R1 को बड़ा होना पड़ेगा, R2 को छोटा होना पड़ेगा उसी रेशियो में, तभी तो बराबर होगा इनका मल्टीप्लीकेशन। अगर M1 बहुत बड़ा है और M2 बहुत छोटा है तो R1 को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, R2 को बहुत छोटा होना पड़ेगा। M1 बड़ा है और R1 छोटा है, M1 बड़ा है और R1 छोटा है। इसका मतलब क्या है? अगर मास बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास से दूरी उसकी कम होगी,
तो सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी वाले मास की तरफ होता है, ये प्रूव कर रहा है। मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं और भी बहुत सारी चीजें लिख के बताता, बट हाँ ठीक है, लेटर ऑन, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 2-4 सवाल करने के बाद पता चल जाएगा अपन को। ठीक, क्लियर है, सिंपल है एकदम। चलो नोट वोट कर लिया होगा आप लोगों ने, एज्यूम कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग एक क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन है 2 पार्टिकल मास 1 किलोग्राम। देखो अब इससे क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल जो भी कहानी मैंने लिखी है। ये 1 किलोग्राम है और ये 2 किलोग्राम है, ठीक है। ये लोकेट हो रखे हैं x बराबर 0 पे, मतलब ओरिजिन पे रखा हुआ है तो, और x बराबर 3 पे, ठीक है। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी x एक्सिस में कहीं आएगा। और आपको ये भी बता दूं, जो 2 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम है, अगर ये मास बड़ा है तो इसके पास आएगा सेंटर ऑफ मास और इससे दूर आएगा। सिंपल सी बात, यही तो सीखा है अभी। फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। क्या फाइंड करना है बेटा जी? पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। अब या तो मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन दोनों मासेस से, या तो देखो आप इसको ओरिजिन मानो और ओरिजिन मान के फाइंड कर लो। दोनों तरीके से बता देता हूं। मैंने इसको ओरिजिन माना, इसको ओरिजिन मान लिया क्योंकि ओरिजिन यही यहीं पे रखा हुआ है भाई, इसको ओरिजिन मान लेते हैं अपन लोग, ठीक है। ओरिजिन माना और मैंने फाइंड किया सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, एंड दैट कम्स आउट टू बी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब है 1 किलोग्राम से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है एक्स एक्सिस में, ठीक। तो ये आ गया 1 किलोग्राम इंटू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, पता है ना, वही लिख रहा हूं। एक्स कोऑर्डिनेट इसका प्लस m2 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, भाई यहां से ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आ रहा है 6 अपॉन 3 यानी कि 2 मीटर पे। तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 होगा, है ना, यहाँ 1.5 होगा, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ आ रहा है x इज इक्वल्स टू 2 पे आ रहा है सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट है सी, सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 2 पे आ रहा है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। अब जो हमने दूसरा तरीका सीखा है, क्या सीखा है, m1 r1 बराबर m2 r2, यही सीखा है। अरे यही सीखा है ना, यही सीखा है, ठीक है। r1 क्या होता है, पहले मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी, r2 क्या होता है, दूसरे मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी, यही सीखा है। चलो जी, एकदम क्लियर है सबको कहानी, है। m1 को लिख दिया मैंने 1 किलोग्राम, r1 को लिख दिया मैंने r1, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता है कि सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी है पहले मास की, वही तो फाइंड करना चाह रहा हूं। बराबर m2 को लिख दिया मैंने 2 किलोग्राम, r2 को लिख दिया मैंने r2। अब मुझे वैसे ही पता चल गया कि r1 और r2 का रेशो 2:1 है, तो मैं यहां से डायरेक्ट 2 लिख सकता हूं। r1 और r2 का रेशो 2:1 है, मतलब ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। उसके अलावा एक और काम कर सकता हूं मैं, मुझे पता है r1 प्लस r2 ही तो r के बराबर है, मतलब दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, दोनों मासेस के बीच की दूरी। तो ये वैल्यू मुझे पता है 3 है, दोनों मासेस के बीच की दूरी कितनी है, 3 है। अब आपको अगर r1 फाइंड करना है तो बेटा इसको 3 माइनस r2 लिख सकते हो आप, इस r2 को इधर भेज दो, लिख सकते हो ना, और ये r1 को इधर घुसेड़ दो, घुसेड़ दो, घुसेड़। ये आपको दिखने में लंबा लग रहा होगा, बट ये बड़ी यूनिक अप्रोच है। आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे ना, कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि सेंटर ऑफ मास की मास से दूरी जो है उस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मास कम होगा तो दूरी ज्यादा होगी, मास बड़ा होगा तो दूरी कम होगी। तो आप r1 को डायरेक्ट याद रख सकते हो m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 हो जाएगा m1 r अपॉन m1 प्लस m2। देखो r अपॉन m1 प्लस m2 तो दोनों में है, बस r1 निकाल रहे हो तो ऊपर m2 रख देना क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और r2 निकाल रहे हो तो ऊपर m1 रख देना, ये याद करने के लिए। r अपॉन r1 प्लस r2 तो सेंटर ऑफ मास से दूरी में डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट r1 r2 मिल जाएंगे यहां से आपको, भाई डायरेक्ट r1 r2 मिल जाएंगे, ये सब भी करना नहीं पड़ेगा जो मैं करवा रहा हूं। अगर आपको r1 r2 निकालने हैं सेंटर ऑफ मास से दोनों मासेस की दूरी, तो टोटल दूरी डिवाइडेड बाय टोटल मास करना है और मल्टीप्लाई कर देना दूसरे मास से। अगर r1 निकालना हो तो m2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, r2 निकाल रहा हूं तो m1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, r1 में m2 से, r2 में m1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल दूरी अपॉन टोटल मास तो दोनों में ही रहेगा, r अपॉन m1 प्लस m2। एनीवेज अब चीजें हैं बेटा, जितने तरीके से समझना चाहो उतने तरीके से बढ़िया। r1 की जगह 3 माइनस r1 रख दिया, ये 1 एज इट इज है, 3 माइनस r2 रख दिया, r2 निकालना चाह रहा हूं ना मैं, 2 आ गया, ये आएगा 3 माइनस r2 बेटा, बराबर आ गया 2r2। ये उसको उधर भेजा तो 3 बराबर हो गया 3r2, तो r2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। r2 की वैल्यू 1, तो बेटा r2 की वैल्यू को आप यहां रख दो, ठीक है, तो r1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, वही तो आ रहा है।
इससे 2 मीटर की दूरी पर है, इससे 1 मीटर की दूरी पर है। अगर मैं इसको R2 मान रहा हूं तो देखो R2 का मतलब है दूसरे मास से 1 मीटर की दूरी पर आ रहा है सेंटर ऑफ मास, और पहले मास से 2 मीटर की दूरी पे आ रहा है, R1 की वैल्यू 2 आ रही है। तो दो तरीके हैं, ये भी प्रीफर कर सकते हो, ये भी प्रीफर कर सकते हो। अच्छे सवाल इस वाले तरीके से ज्यादा बेटर होंगे, अच्छे सवाल जो होंगे इस वाले तरीके से ज्यादा बेटर होंगे, ठीक है। एक सवाल और है अपने पास में, देखो अब ये देखो एक्स वाई प्लेन में दे रखा सेंटर ऑफ मास। अगर 2 पॉइंट पार्टिकल है, उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा वही होता है जो मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है, जो लाइन उन दोनों मासेस को जोड़ रही है ना, उस लाइन के अलोंग ही सेंटर ऑफ मास होता है। देखो पहला मास यहाँ रखा हुआ है 4 किलोग्राम का, दूसरा मास यहाँ रखा हुआ है 2 किलोग्राम का, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, अपन अपना डायग्राम बनाते हैं ताकि अपन उसमें होश पोश कर लें कुछ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर रख दो फटाफट से 4 किलोग्राम। एक मास है बेटा 4 किलोग्राम का, ठीक है, 0,0 पे, और यहां से ये 37 एंगल पे, 37 डिग्री एंगल पे एक और मास रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज 2 किलोग्राम, और ये दूरी है दोनों के बीच की 5 मीटर, ठीक है। अब देखो जो भी होगा ना, जो भी होगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट वो इसी लाइन के अलोंग होगा, मतलब यहीं कहीं आएगा। ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा है, ये मास ये छोटा है, तो यहाँ आ जाएगा कहीं, जो बड़े वाला मास है उसके पास आएगा, खत्म बात है ना, इसी लाइन में आएगा, इसी लाइन के अलोंग आएगा, ठीक है। अब दो तरीके वापस से अपने पास में, दो तरीके कौन से कि आप लोग इस सवाल को कर सकते हो। एक तो देखो, क्योंकि अब ये एक प्लेन में आ गए दोनों मास, तो प्लेन में आ गए तो इनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी इसी प्लेन में आएगा, यहां आएगा ना, यहां पे बोल रहा हूं मैं, यहाँ का मतलब क्या, उसको कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, ठीक है। तो इसके तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पता है, 0,0 है, ठीक है। ये 5 है, तो आपको पता है 37 पे ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, बता देता हूँ, शायद नहीं पता होगा। हाइपोटेनस पता है इस ट्राइंगल में, मुझे ये दूरी और ये दूरी निकालनी है, ठीक है। तो बेटा देखो, मैं साइन थीटा लगाऊंगा, साइन 37 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा मैंने 5, साइन 37 होता है बेटा 3/5, तो 3/5 बराबर, ये याद रखना है सभी लोगों को, बराबर आ जाएगा p/5, तो परपेंडिकुलर आ गया 3। अगर ये 3 है तो ये अपने आप ही 4 हो जाएगा, नहीं तो कॉस वाला फॉर्मूला लगा के देख लेना। तो 4x में और 3y में, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 4,3। क्या आ गया बेटा इसके कोऑर्डिनेट 4,3। अब वही एकदम अपना सिंपल तरीका, अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो एक्स सी लिखेंगे अपन लोग, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही देख रहा हूं मैं, पहला मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट 0,0, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस दूसरा मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, डिवाइडेड बाय पहला मास प्लस दूसरा मास, 8/6, 8/6, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में 4/3, कितना आ गया बेटा 4/3 आ गया, ठीक है ना। चलो अब y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, पहला मास ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस दूसरा मास, इसका y कोऑर्डिनेट कितना 3 है, डिवाइडेड बाय 4 + 2 यानी कि 6, 6/6 आ गया 1। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया 4/3, y कोऑर्डिनेट आ गया 1, तो 4/3, 1, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स आ गया हमारे पास में, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। दूसरा तरीका आप वही निकाल सकते हो कि R1 मानो, R2 मानो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, तो आपके पास इस पॉइंट से दूरी आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की, और इस पॉइंट से आ जाएगी, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको फिर भी निकालना पड़ेगा 37 को यूज करके, यूज दैट पर्टिकुलर मेथड बाय योरसेल्फ, ठीक, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिंपल है एकदम, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं जो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, बट ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है, उसके बाद में सिस्टम जो कंटिन्यूअस बॉडीज होती है उनका सेंटर ऑफ मास हम लोग सीखेंगे, ठीक है। 3 particles of mass 1 kilogram, 2 kilogram and 3 kilogram are placed at corners A, B, C respectively of an equilateral triangle जिसका एज है 1, तो डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास बतानी फ्रॉम ए से बतानी है, ठीक है। तो कहीं पे भी ABC मान सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक ट्राइंगल बना लो पहले,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब पता है ना, सारी साइड बराबर और एंगल 60-60। दिस इज 60 तो दिस इज भी 60 तो दिस इज भी 60। ठीक है, अच्छा इसको ए मान रहा हूं मैं, ठीक है, इसको बी मान रहा हूं, इसको सी मान रहा हूं। डिफाइन कर देना है जब भी मानो तो। अब ये जो पार्टिकल्स रखे हुए हैं एक प्लेन में रखे हुए हैं, एक्स वाई प्लेन में, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ठीक है ना। ये 1 किलोग्राम का है अपना भाई 0,0 पे, ये 2 किलोग्राम है और ये 3 किलोग्राम है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिख दें, 0,0 है, ये साइड 1 मीटर है, ये साइड भी 1 मीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड भी 1 मीटर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा 1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस में ओरिजिन से 1 मीटर दूरी पर है और वाई एक्सिस में तो है ही नहीं। इसके निकालें, इसका इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये और वाई कोऑर्डिनेट होगा ये, ठीक है। मुझे एक चीज पता है, क्या पता है कि अगर मैं इसको एक ट्रायंगल कंसीडर कर लूं, देख लो अभी ध्यान से, ये और ये, ठीक है, ए इसको मैं डी मान लेता हूं, तो ट्रायंगल जो अपना है वो है ए सी डी, ये वाला, ठीक है। इसमें बेटा मैं अगर cos 60 लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, cos 60 इस वाले ट्रायंगल में, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा एडी अपॉन एसी। एडी की वैल्यू निकालनी है मुझे, डिवाइडेड बाय एसी की वैल्यू 1 है, तो एडी की वैल्यू आ गई 1 cos 60 और cos 60 होता 1/2। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया इस पार्टिकल का। देखो इस पार्टिकल का अगर मुझे इस पर्टिकुलर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो ये होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1/2। अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो साइन यूज कर लो, साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर यानी कि CD अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 मीटर, तो CD की वैल्यू आ गई साइन 60 के बराबर, और साइन 60 आप सभी प्यारे बच्चों को पता है √3/2 होता है, तो दिस इज √3/2 हियर। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास में एक्स वाई जेड, जेड में तो है ही नहीं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास में। अब मुझे इस पूरे सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि देखो अगर पार्टिकल्स एक्स वाई प्लेन में रखें तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स वाई प्लेन में ही आएगा, ठीक है ना। चलो तो निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यही होगा बेटा। तो निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। m1 1 है, ठीक है, 1 किलोग्राम है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट इसी को ओरिजिन माना 0 है। m2 2 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। m3 3 है बट इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 है। लिख देना एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लिखते हैं बेटा 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, तो आएगा 2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना। तो आ जाएगा 4 प्लस 3 7/12, ठीक है। एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास में सेंटर ऑफ मास का 7/12, ठीक है। अब ऐसे मेरे को वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। सिमिलरली m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो बेटा वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, पहला मास उसका वाई कोऑर्डिनेट, दूसरा मास इनटू उसका वाई कोऑर्डिनेट, दूसरा मास एक्स एक्सिस में रखा हुआ देख लो, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 इसका 0 है ना। तीसरा मास इनटू उसका वाई कोऑर्डिनेट है √3/2, तो तीसरा मास उसका वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में 3√3
बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये 2 बार कट गया तो भैया √3/4 आ गया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गए 7/12 कॉमा √3/4, खत्म, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बेटा हमें बेसिकली करना क्या होता है, जब भी बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल वगैरह दे रखे हो तो हमें सबसे पहले उन पॉइंट पार्टिकल्स के लिए एक ओरिजिन डिफाइन करना होता है। क्या डिफाइन करना होता है बेटा? ओरिजिन डिफाइन करना होता है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें सारे पार्टिकल की पोजीशन पता होनी चाहिए, बस फिर तो मास और एक्स कोऑर्डिनेट प्लस मास और वाई कोऑर्डिनेट और प्लस मास और जेड क्या कहते हैं, मास और पहले पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा मास इंटू दूसरे मास का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस तीसरा मास इंटू तीसरे मास का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, तीनों का जो मास है, ऐसी वाई कोऑर्डिनेट निकाल देना, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज है ही नहीं इसमें, ठीक है भाई। साफ साफ अपन ने लिख दिया है, और पॉइंट पार्टिकल्स का या डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का अपन को जो सेंटर ऑफ मास है वो निकालना आ चुका है। अब देखो यार, एक छोटी सी चीज है जिसको अपन लोग समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अभी तक हम पॉइंट पार्टिकल का सिस्टम जो था उसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, क्योंकि पॉइंट में 3 पॉइंट थे, 2 पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे, है ना, ऐसे ही हो सकता है। तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालना आसान था। उनके सेंटर ऑफ मास निकालना आसान इसलिए था क्योंकि 3-4 पार्टिकल का मुझे मास पता है, उनकी पोजीशन पता है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड और जोड़ना ही तो है, सिंपल मैथ्स। लेकिन बेटा अगर मैं कहूं कि आपके पास में 3,40,000 और 92, नंबर याद रखना, 3,40,000 मतलब 340,092, ठीक है, 3,40,092 आपके पास में क्या है, पार्टिकल्स हैं, और सबका मास दे रखा है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, और सबकी दूरी दे रखी है। तो क्या आप सही में इतना मल्टीप्लीकेशन करने बैठोगे? जैसे कि इस पेन का एग्जांपल लेते हैं। ये जो पेन है ना, इसमें कितने पार्टिकल हैं? इनफाइनाइट। कितने पार्टिकल? इनफाइनाइट, क्योंकि आप इसको पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर ऐसी मशीन में डाल दो, गिनते रहो फिर बैठ के कितने पार्टिकल है इसमें। इनफाइनाइट पार्टिकल्स, पॉइंट पार्टिकल्स। अब मैं कहूं इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, मैं क्या कहूं इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, तो आप क्या करोगे, आप इस पेन का एक पार्टिकल लोगे, उसको ओरिजिन मानोगे, और फिर निकालना चालू कर दोगे m1 x1 प्लस m2, अगर ये x एक्सिस में ऐसे रखा हुआ है तो, प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 m5 x5 प्लस m6 x6 और m 3,40,092 मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी दूरी है वहां से, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 में। अब देखो कितनी हेल्दी कैलकुलेशन है, करते करते पागल हो जाओगे, 3-4 तो पीढ़ियां निकल जाएंगी ये इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने में, ठीक है, यही है ना। अब कई बच्चे आजकल वो भी देखते हैं कि भाई अगर इस पेन को आप इस तरह से बैलेंस करोगे तो अपने आप ये सेंटर ऑफ मास पे आके बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है वो तो बेटा हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में समझेंगे, कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसी भी बॉडी का मतलब ये, अगर आप इसको कहीं इधर उधर बैलेंस करोगे तो घूमता है सबसे पहले ये, है ना, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि घूमे ना कोई बॉडी, तो उसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बट सेंटर ऑफ मास से क्यों बैलेंस हो रहा है ये डिफरेंट कहानी है, एक अलग कहानी है, ठीक है, टॉर्क वॉर्क पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खैर अभी अपन थे कि कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना कैसे सीखा जाए। यार अगर मुझे पता है कि कोई एक बॉडी है, रैंडम सी बॉडी है, रैंडम सी, बिल्कुल कतई रैंडम मान लो, वो बॉडी स्पेस में रखी हुई, 3 डायमेंशनल बॉडी है स्पेशली, बिल्कुल रैंडम, सबसे रैंडम शेप जो सोच सकते हो वो सोच लो, और वो 3 डायमेंशन में रखी हुई है। अब इमेजिन करना, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, मतलब कोई बॉडी है ऐसे रखी हुई है ना, आपने कहा कि यार ये बॉडी ऐसे रखी हुई है, तो आपने ना यहां से, ठीक है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया ये, ठीक है, इसका मास है dm, क्या मास है dm, और इसका x कोऑर्डिनेट देखो भाई, ये y कोऑर्डिनेट हो जाए, सॉरी ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये y कोऑर्डिनेट, मैंने माना इसका x कोऑर्डिनेट है x और इसका y कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं y है, z भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने छोटा सा एलिमेंट ले लिया dm, क्या ले लिया dm, तो आप लिख सकते हो इस dm के लिए कि जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो होगा x dm अपॉन समेशन अपॉन dm, ये लिख सकते हो। चलो छोड़ो इसको भी, इस तरह से सोच के देखो कि छोटा सा मास लिया हमने, dm मास ले लिया, ठीक है, अभी dm में अपने आप में एक पॉइंट पार्टिकल है, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका,
इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का। तो मुझे सारे के सारे डीएम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स के साथ में, मतलब सारे अलग अलग जो डीएम है उनका अलग अलग एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा ऊपर। यही करूंगा ना, m1 x1 m2 x2 m3 x3 है ना, यही करूंगा। और डिवाइड करना पड़ेगा टोटल बॉडी के मास से। भाई चाहे मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखूं, चाहे वाई लिखूं, चाहे जेड लिखूं, डिवाइड में तो बॉडी का मास पूरा आता है। ठीक है, तो पहले मैंने एक्स डीएम लिखा। अब इनफाइनाइट नंबर को जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा गिवन लिमिट्स में, और डिवाइड करना है टोटल बॉडी के मास से, तो भैया टोटल बॉडी का मास हो जाएगा समेशन ऑफ डीएम। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, क्या आ जाएगा भाई, वाई डीएम अपॉन समेशन ऑफ डीएम। समेशन मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना, निकालेंगे अभी हम, डोंट वरी। जेड डीएम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डीएम। कुछ सवाल हैं जो मैं करवाऊंगा, अगर आपकी किताब वगैरह में नहीं है, बट ठीक है, डरना नहीं है, करवा देंगे सारे सवाल। ठीक है, ये कहानी हो गई, ये कहानी हो गई ना। तो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें, इंटीग्रेशन करके। कैसे निकालना है बेटा, इंटीग्रेशन करके। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। अच्छा, निकालेंगे भी हम, डोंट वरी, बहुत सारे होंगे जिनके निकालेंगे, कुछ के हमें याद होने चाहिए, जिनके याद नहीं कर सकते, 6-7 शेप है उनके हमें याद होनी चाहिए, जिनके याद नहीं कर सकते उनका निकालना आना चाहिए, इंटीग्रेशन से निकालेंगे। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा सुनना जरा ध्यान से मेरे भाई, कि कुछ शेप ऐसी होती हैं जिनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। देखो ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्री is always at geometrical center। सेंटर ऑफ मास जो होता है सिमेट्री का, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। सिमेट्री का मतलब क्या है, एक जैसी शेप, कहीं से भी काटो, कहीं से भी कुछ भी करो। जैसे ये हमारे पास में स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। अब ये चाहे प्लेट हो भले से ही, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ऑफ मास भी इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। ठीक है, एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पे होगा। ठीक है, क्लियर है ना सभी लोगों को, समझ में आ गया। कि कोई भी सिमेट्री दिखे आपको, सिमेट्री का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे, तो भाई साहब सेंटर ऑफ मास उस सिमेट्री का कहां होता है, बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पे। जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वहीं पे होगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सेंट्रोइड पे आ जाएगा। ठीक, अब सुनो ध्यान से, ये एक रिंग है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है ना वो बेटा बीच में है, जबकि रिंग पे मास तो यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है मास, यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, बीच में तो खाली होती है ना रिंग, देखी तो होगी, है ना, देखी तो होगी। अभी पहनाने की और पहनने की तो उम्र होगी नहीं तुम लोगों की, तो देखी तो होगी ना बस। तो रिंग जो होती है बेटा बीच में से होलो होती है, तो रिंग का सारा मास तो इधर है, बट सेंटर ऑफ मास बीच में, जहां पे कुछ भी नहीं है। तो जरूरी नहीं है जहां मास हो वहीं सेंटर ऑफ मास हो, ये सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर है, बॉडी यहां पे है, बॉडी का मास यहां पे है, तो बॉडी के मास से भी बाहर हो सकता है सेंटर ऑफ मास। ये एक एग्जांपल है उस चीज का, भाई बहुत पूछा जाता है एग्जांपल 11वीं क्लास में। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। अच्छा जी, अब यार अपन को ना कुछ और शेप है जिनके सेंटर ऑफ मास पता होने चाहिए। जो शेप हमने पढ़ी ना, इनका हाफ कहीं पे होता है, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहीं और होता है। जैसे कि अगर मैं हाफ रिंग की बात करूं, ये हाफ रिंग है, ठीक है, मैं अपने डेरिवेशन है भी नहीं, अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, सेंटर ऑफ मास याद रखना है। ठीक है, तो ये हाफ रिंग है, ठीक है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मैंने बना दिए हैं, और ये रिंग का सेंटर है। ठीक है, तो हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो वाई एक्सिस में होता है यहाँ पे, और कितनी दूरी पे होता है बेटा, 2r अपॉन पाई पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, ये रहा। ठीक है जी, क्लियर है, कहाँ होता है, 2r अपॉन पाई पे होता है, सेंटर से वाई एक्सिस में। एक्स में क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको बीच में से काटोगे ना, तो जितना मास एक्स में है उतना ही मास वाई में है, सॉरी जितना मास लेफ्ट में है उतना ही मास राइट में है। अब अगर मास बराबर होते हैं ना, तो बीचों बीच आता है सेंटर ऑफ मास। जो मास भारी होता है उसकी तरफ होता है ना सेंटर ऑफ मास, और जो हल्का होता है उससे दूर होता है। लेकिन आपने बीच में से काट दिया, तो जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, मतलब सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा। समझ गए, तो मतलब
एक्स एक्सिस में तो ओरिजिन वाली लाइन पे होगा, बट हाँ क्योंकि ये मास ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, पूरी की पूरी रिंग का मास जो है ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, तो बेटा ऊपर की तरफ होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक, एक्स एक्सिस में तो जीरो पे ही होगा, क्योंकि जितना मास राइट में है उतना लेफ्ट में, तो राइट लेफ्ट शिफ्ट नहीं होगा सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन से वर्टिकल शिफ्ट होगा। ये बेटा हाफ रिंग है, क्या है, हाफ रिंग। ठीक है, अगर मैं डिस्क ले लूं ऐसे ही, हाफ, क्या ले लूं, हाफ डिस्क ले लूं ऐसे ही, ये वाई ये एक्स, ठीक है, दिस इज द डिस्क, ये डिस्क है बेटा, ठीक है ना, हाफ डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, इसका भी वाई एक्सिस में होगा और 4r/3π पे होगा, हाफ डिस्क। ठीक है, क्लियर है, अरे क्लियर है ना सभी लोगों को, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास इसी तरह से आप लिख सकते हो, इसकी एक टेक्निक भी है, टेक्निक आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है, बता दें, चलो धीरे धीरे पता चल जाएगी सारी चीजें, ठीक है। तो हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर से ऊपर की तरफ होता है, कहां होता है, 4r/3π पे, और ये होता है 2r/π पे, ठीक है, क्लियर है ना। अब आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, किसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, एक हॉलो हाफ स्फीयर का या हेमिस्फीयर बोल लो, और एक सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास होगा वाई एक्सिस में, ठीक है, एक होलो हेमिस्फीयर का, आधा स्फीयर का, और एक हाफ हेमिस्फीयर का, सॉलिड वाले का, हेमिस्फीयर क्या हाफ ही होता है हेमिस्फीयर, तो एक सॉलिड हेमिस्फीयर का मान लीजिए, और एक आप मान लीजिए बेटा किसका, हॉलो हेमिस्फीयर का, ठीक है। इनका आप सभी लोगों को याद करना है, याद करना क्या है, नोट करना है, और पता चल जाए तो कमेंट में जरूर बताना है, हॉलो हेमिस्फीयर, इन सब का सेंटर ऑफ मास आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, डोंट वरी, सॉलिड हेमिस्फीयर और ट्रिक भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस सारी चीजों को याद करने की ट्रिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, होलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, कोन और ट्रायंगुलर प्लेट, ये याद होने चाहिए आपको बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो शायद सारे मिल जाएंगे, ठीक है, बट हाँ काम चल जाएगा इतने में अपना, ये याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी कोई आएगा उसका सेंटर ऑफ मास निकालना हम सीख लेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अच्छा, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना सीख क्यों रहे हैं हम, क्यों हमने सीखा इनका सेंटर ऑफ मास निकालना बेटा, इसलिए क्योंकि अगर मेरे को ये पूरी की पूरी बॉडी दे दी जाए, ठीक है, तो मैं इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकता हूं जो इसके सेंटर से 4r/3π दूरी पे रखा हुआ है, यही तो सेंटर ऑफ मास का मीनिंग है। इस पे हम एक सवाल भी करेंगे और एक सवाल मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, ठीक है। हाँ, उसे कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को सरफेस मास डेंसिटी है सिग्मा जो दे रखी है, ठीक है, एनीवेज एक और सवाल अपने पास में होगा, चलो ठीक है, दोनों में मास डेंसिटी दे ही रखी है, बट कोई दिक्कत नहीं, ये वाला सवाल अपन कर लेते हैं। बेटा देखो सुन लो ध्यान से, इस सवाल को करने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए कि सरफेस मास डेंसिटी कितनी होती है। हमें ये बोला गया है कि दो सॉलिड सर्कुलर डिस्क है ना, हाँ डिस्क है, दो डिस्क है, पहली डिस्क है दूसरी डिस्क है, एक की डेंसिटी है सिग्मा, एक की 2 सिग्मा, ठीक है, सुन लो ध्यान से, एक डिस्क है, ठीक है, और दूसरी भी डिस्क ही है, अच्छी बात है, दोनों के सेंटर एक ही लाइन पे है, ठीक है, इसकी डेंसिटी है सिग्मा, इसकी डेंसिटी है 2 सिग्मा। वैसे तो मास आपको डायरेक्ट दिया जा सकता है, बताया जा सकता है, बट सिग्मा मतलब मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। और बोला गया है कि ऐसे रखा हुआ है तो आपको सेंटर ऑफ मास बताना है इस सिस्टम का कहां पे होगा, दोनों की रेडियस आर है, मतलब दिस रेडियस इज आर एंड दिस रेडियस इज ऑल्सो आर, ठीक है, समझ में आ गया, चलो जी बहुत बढ़िया। आपको एक बात बताता हूं बेटा, मास डेंसिटी ना 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है बता देता हूं यहीं पे, मास डेंसिटी जो है वो 3 प्रकार की होती है, ये आपके बहुत काम की चीज है,
कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को शायद नहीं पता है। 3 प्रकार की कैसे होती है बेटा? 3 प्रकार की ऐसे होती है कि एक होती है लीनियर मास डेंसिटी, एक होती है सरफेस और एक होती है वॉल्यूम। इसको लैम्बडा से दिखाते हैं, इसको सिग्मा से दिखाते हैं, इसको रो से दिखाते हैं। मतलब क्या है इनका? जैसे एक पतली वायर है, क्या है बेटा? पतली वायर। इस वायर के पर यूनिट लेंथ में कितना मास है? जैसे मान लो इस वायर की लेंथ है L और इसका मास है M, ठीक है? तो बेटा एक लाइन के अलोंग मास फैला हुआ है, इसलिए इसे कह रहे हैं लीनियर मास डेंसिटी। और लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, मतलब टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो टोटल मास को, तो यूनिट लेंथ का मास आ गया, उसे कहते हैं हम लैम्बडा। अगर कोई ऐसी शेप है जिसके एरिया में मास है, मतलब बहुत पतली डिस्क मान लो, है ना, एरिया में मास होता है, बहुत पतली प्लेट मान लो, उसके एरिया में मास फैला हुआ है, वॉल्यूम तो है नहीं, मोटाई थिकनेस हमने नेग्लिजिबल मानी हुई है। तो बेटा इसका मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया में कितना मास है। मान लो इसका मास m है और इसका एरिया आ रहा है a, तो बेटा सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी m/a, पर यूनिट एरिया में कितना मास है। सिमिलर काम इसके लिए होगा, ऐसी कोई सरफेस हो जिसके वॉल्यूम में मास हो, जैसे कि सिलेंडर सॉलिड, है ना, इसके वॉल्यूम में मास होगा, है ना, इसका वॉल्यूम अगर मैं मान रहा हूं v है, इसका टोटल मास m है, तो रो की वैल्यू आ जाएगी m/v। इसका मतलब क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो मास डेंसिटी 3 प्रकार की होती है, लीनियर, सरफेशियल यानी कि एरियल, या फिर वॉल्यूमेट्रिक। पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा। पर यूनिट एरिया में कितना मास है, सरफेस मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी सिग्मा। और पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। समझ में आ गया ना? बस इतनी सी कहानी है, ठीक। अब हमें क्या दे रखा? हमें सिग्मा और 2 सिग्मा दे रखी है। क्या दे रखी? सिग्मा और 2 सिग्मा बेटा, दोनों की डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा सरफेस से दिखाते हैं ना, और डिस्क है तो सरफेस में ही मास होगा, पतली डिस्क है, मोटाई नेग्लिजिबल है। तो इसका मैं मास मान लेता हूं m1 और इसका मैं मास मान लेता हूं m2, ठीक है। तो m1 जो होगा वो क्या होगा भाई? पर यूनिट एरिया में मास दे रखा है सिग्मा, और इसका एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। डिस्क का एरिया भाई पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये क्या हो गया? टोटल मास। अरे देखो यूनिट मास दे रखा, यूनिट एरिया में मास दे रखा है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है यूनिट एरिया में मास, इकाई एरिया में मास, यूनिटरी मेथड। यूनिट एरिया का मास पता है कितना है, सिग्मा है, तो टोटल मास कितना होगा? टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ऐसे हम m2 निकालेंगे, ऐसे ही हम m2 निकालेंगे, 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया तो इसका भी इतना ही रहेगा, डेंसिटी 2 सिग्मा है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है? कि अगर मैं इन दोनों का ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं ओरिजिन मान लूं, जहां पे दोनों टच कर रहे हैं। ओरिजिन बोला नहीं है कहां पे है, तो अपनी मर्जी से कहीं मान लो, तुम मानो इसको मान लो, तुम मान लो इसको मान लो, जिसको मानना उसको मानो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कहो मैं इसको मान लू ओरिजिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं बेटा। चलो ले इसको मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अब क्या है कि कंपोजिट शेप का मतलब होता है, जब भी आपको ऐसी शेप्स दे दी जाएं, तो आप क्या करो? सबसे पहले उनका सेंटर ऑफ मास निकाल लो। क्या निकाल लो? सेंटर ऑफ मास निकाल लो। तो भाई मैंने ऐसे अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ठीक है। पहले वाले का सेंटर ऑफ, क्योंकि मैंने ओरिजिन इसी को माना हुआ है ना, तो बेटा ये डिस्क एक क्या है? सिमेट्रिक शेप है, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। जी हां सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, मतलब पहली वाली बॉडी का पूरा मास आप इस पॉइंट पे मान सकते हो। पॉइंट बन गई, देखो एक बॉडी क्या बन गई? पॉइंट बन गई। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज आपको मिलेंगी, और उन बॉडीज का सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालोगे बेटा? अगर वो बॉडी सिमेट्रिक है तो आपको उसके सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, और बॉडी को भूल जाना है और मास रख देना वहां पे, ठीक है। अब ये भी एक क्या है? अरे ये भी एक क्या है? डिस्क है, इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, यानी कि ओरिजिन से कितनी दूर होगा? r प्लस आर, 2r, मतलब यहां से 2r दूरी पे दूसरा मास रख दो, m2। इस वाले डिस्क का मास कितना? m2 है। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये m1 है, m2 है, रखना है आप लोगों को। सुनना, इसको ओरिजिन माना है ना, तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि x ही आएगा, सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट मास x एक्सिस के अलोंग आगे, m1 x1 प्लस m2 x2
अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करो और निकाल के दिखाओ मेरे को। ये m1 है वहां रखना है, ये m2 है वहां रखना है। x1 क्या है बेटा, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2r, 0। ठीक है, x1 0 है, x2 2r है, y में तो जाएगा ही नहीं। आगे बात समझ में, आगे ना बात समझ में। अब बाकी की जो चर्चा है बेटा अपन सेंटर ऑफ मास को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये रहेगी कि सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद कंपोजिट शेप और कैविटी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, एंड दैट मे बी द लास्ट लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर हम रोटेशन में आ जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी कोलिजन पढ़ लिया है तो आप बता दे कमेंट में, कोलिजन अगर हो गया है तो मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, नहीं तो मैं कोलिजन पढ़ा दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।